हेलो विद्यार्थियों, एनडीसी एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। कक्षा 12 में हमने 4 अध्यायों के बारे में अध्ययन कर लिया था। अब 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाओं की बात करते हैं तो हमने अध्याय 4 में व्यावसायिक संरचना के बारे में अध्ययन किया था। व्यावसायिक जो संरचना थी, इस व्यावसायिक संरचना के अंदर हमने पढ़ा था कि जो क्रियाएं हैं वो प्रमुख रूप से 4 प्रकार की होती हैं। इन 4 प्रकार की प्रक्रिया जो क्रिया हैं उनमें प्राथमिक क्रिया है, द्वितीय क्रिया है, तृतीय क्रिया है एवं चतुर्थ क्रियाओं को शामिल किया गया है। अपना जो 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाओं पर आधारित है और इस अध्याय के अंदर हम प्रमुख रूप से जो प्राथमिक क्रियाएं हैं इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। प्राथमिक क्रियाएं जिनके अंदर कौन कौन सी क्रियाओं को शामिल किया गया, इनकी अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक क्रियाओं के अंदर जैसे कृषि है, दुग्ध उत्पादन है, कृषि है, दुग्ध उत्पादन है, पशुपालन है, आखेट है, भोजन संग्रह है एवं खनन कार्यों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है? आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जो मानव के द्वारा की जाती है, यानी कि मानव के द्वारा किए जाने वाले वे कार्य, मानव के द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनसे मानव को आय या धन की प्राप्ति होती है। मानव का द्वारा किए जाने वाले वे कार्य जिनसे मानव को आय या धन की प्राप्ति होती है उन्हें क्या कहा जाता है? आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? प्रमुख आर्थिक क्रियाओं को 4 भागों में बांटा गया है। प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाएं। अपना जो 5वां अध्याय है, ये 5वां अध्याय है वो किस पर आधारित है? 5वें अध्याय की अगर हम बात करते हैं तो 5वां अध्याय है प्राथमिक क्रियाओं के ऊपर आधारित है और हम मानव के द्वारा की जाने वाली जो प्राथमिक क्रियाएं इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जिस क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्रिया कौन सी है? प्राथमिक क्रिया। प्राथमिक क्रिया के बारे में हमने आपको बताया कि प्राथमिक क्रिया है, इसमें प्रमुख रूप से प्राथमिक क्रियाएं हैं, इनका संबंध सीधा भूमि से होता है। प्राथमिक क्रियाओं का संबंध सीधा किससे होता है? भूमियों से होता है। प्राथमिक क्रियाएं हैं वो संपूर्ण रूप से सर्वाधिक भौतिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो भी कार्य किए जाते हैं, इन कार्यों में हम इस लेसन में भोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। भोजन है, आखेट है, इसके बाद में प्रमुख जो क्रिया है आखेट, भोजन के बाद में पशुपालन है, पशुपालन के बाद में अगली जो क्रिया है वो कृषि है और कृषि के बाद में अंतिम जो क्रिया है खनन, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जिस क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे वो क्रिया कौन सी है? प्राथमिक क्रियाएं हैं। प्राथमिक क्रियाओं के बारे में हमने कहा कि वे क्रियाएं जिनका सीधा संबंध भूमि से होता है, जो भौतिक पर्यावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, जो भौतिक पर्यावरण से सर्वाधिक प्रभावित होती हैं, ऐसी क्रियाओं को प्राथमिक क्रियाएं कहा जाता है, जिसमें प्रमुख कार्य भोजन संग्रहण है, आखेट है, इनको शामिल किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले एक बात करते हैं कि जो खनन कार्य की क्रिया की जाती है, प्राथमिक कार्यों में जो खनन कार्य की क्रिया की जाती है, इसमें मजदूरों के घर कार्य क्षेत्र से काफी दूर स्थित होते हैं, कार्य क्षेत्र से दूर स्थित होते हैं, जिस कारण इन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। जिस कारण इन्हें कौन से श्रमिक कहा जाता है? जिस कारण इन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न जो
मजदूर हैं, श्रमिक हैं, इन्हें कौन से श्रमिक कहा जाता है? इन्हें रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। इन श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक क्यों कहा जाता है? इन श्रमिकों को रेड कॉलर श्रमिक इसलिए कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन मजदूरों के घर, इन श्रमिकों के घर हैं वो कार्य क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित होते हैं, कार्य क्षेत्र से काफ़ी दूर स्थित होते हैं, जिस कारण इनको कौन से श्रमिक कहा जाता है? रेड कॉलर श्रमिक कहा जाता है। प्रमुख आर्थिक क्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो आर्थिक क्रिया हैं, इनमें भोजन संग्रहण है, आखेट है, पशुपालन है, कृषि कार्य है, खनन कार्य, इनको शामिल किया जाता है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले अध्ययन करेंगे आखेट के बारे में, यानी कि मानव के, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मानव के द्वारा की गई प्रथम जो क्रिया थी वो कौन सी थी। एक अंक का क्वेश्चन भी आया हुआ है बोर्ड एग्जाम 2014 के अंदर कि मानव की प्रारंभिक की क्रियाएं कौन सी हैं, प्रारंभिक क्रियाएं कौन सी हैं, मानव के द्वारा की जाने वाली प्रारंभिक क्रियाएं कौन सी हैं। तो मानव के द्वारा सबसे पहले जो क्रियाकलाप किए गए थे इनमें आखेट एवं भोजन संग्रह को शामिल किया जाता है। मानव के द्वारा सर्वप्रथम की जाने वाली जो क्रियाएं थी, तो ये क्रियाएं कौन कौन सी थी? ये क्रियाएं थी आखेट एवं भोजन संग्रह। ये क्रियाएं कौन सी थी? ये क्रियाएं आखेट एवं भोजन संग्रहण थी। आखेट एवं भोजन संग्रहण की हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे आखेट के बारे में। सबसे पहले हम करेंगे आखेट के बारे में। आखेट की अगर हम बात करते हैं तो आखेट से तात्पर्य शिकार करने से है। आखेट से तात्पर्य किससे है? शिकार करने से है, क्योंकि आदि मानव था वो जंगलों में रहता था, उसके द्वारा किया जाने वाला जो पहला कार्य था वो क्या था? शिकार करना था। और मानव के द्वारा शिकार ही किया जाता था, क्योंकि इससे पहले मानव अन्य प्रकार की जो मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं थी उनसे पूरी तरह से अनजान था, वह जंगलों में रहता था। ऐसी स्थिति में जंगली जानवर थे, पशु पक्षी थे, उनको मारकर अपने पेट का पालन करता था। यानी कि जिस समय मानव के द्वारा आखेट का कार्य किया जाता था तो वह पशु पक्षियों के मांस से ही अपने पेट का पालन कर रहा था, जीवन यापन करता था। यानी कि प्रारंभिक अवस्था सबसे पहले किया गया मानव का जो व्यवसाय था वो कौन सा? आखेट था। आखेट से तात्पर्य शिकार करने से आदि मानव जंगलों में रहता था, और जंगलों में रहने के कारण मानव के द्वारा अपने उदर पालन के लिए 2-3 चीज़ों का काम में लिया जाता था, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था जंगली जानवरों का मांस, यानी कि पशु पक्षियों का मांस खाना। इसके अलावा जंगली पेड़ पौधे थे, उनकी जड़ी बूटियाँ, उनके कंदमूल फल हैं, उन सभी को वो अपने भोजन के लिए काम में लेता था। उस समय मानव के द्वारा जो काम में लिए जाने वाले हथियार थे, मानव आदि मानव था जिसके द्वारा जो हथियार काम में लिए जाते थे, उनमें जो हथियार थे वो लकड़ी एवं पत्थर से बने होते थे। उस समय के अंदर मानव के द्वारा जो काम में लिए जाने वाले हथियार थे पशुओं के शिकार के लिए, वो किसके बने होते थे? वो लकड़ी एवं पत्थर से बने होते थे। इसके अलावा तीर कमान थे, उनको भी वो पशुओं के शिकार के लिए काम में लेते थे। इसके अलावा किसको भी वो काम में लेते थे? तीर कमान को पशुओं के शिकार के लिए, पक्षियों के शिकार के लिए काम में लेते थे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं वर्तमान में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो भौतिक पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए जो शिकार है इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन फिर भी भारत में जो जनजातियाँ जहाँ पे निवास करती हैं, आदिवासी जनजातियाँ आज भी जहाँ पे निवास करती हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, उनके द्वारा कहीं कहीं पर आज भी है वो शिकार का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। तो सबसे पहले हमने अध्ययन किया आखेट के बारे में। आखेट क्या है, आखेट किस प्रकार से किया जाता था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम बात करते हैं तो आखेट से तात्पर्य शिकार करने से है। आदि मानव के द्वारा की जाने वाली सबसे प्रारंभिक क्रिया कौन सी थी? आखेट थी। आखेट में पशु पक्षियों का शिकार करके वो अपने पेट का पालन पोषण करता था। इसके अलावा जंगलों के अंदर जो भी पेड़ पौधे हैं, उनकी जड़ी बूटियाँ, उनसे प्राप्त फल है, उनको खाकर जो मानव था वो क्या करता था? अपना जीवन यापन करता था। इसके बाद में हम बात करते हैं कि उस समय मानव के द्वारा काम में लिए जाने वाले प्रमुख जो हथियार थे वो किन चीज़ों से बने होते थे। तो अगर हम बात करते हैं तो मानव के द्वारा किए जाने वाले ये जो शिकार थे वो लकड़ी एवं पत्थर से बने औजारों से किए जाते थे। तीर कमान के द्वारा
पक्षियों का शिकार है वो आदि मानव के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता था। अगर हम बात करते हैं कि आखेट या शिकार का जो कार्य है वो प्रमुख रूप से कौन से क्षेत्रों में किया जाता था, तो अति शीत एवं अति उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अति शीत एवं अति मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर, अति मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो शिकार का कार्य है वो प्रमुख रूप से किया जाता था। वर्तमान में भारत सरकार की अगर हम बात करते हैं तो भारत सरकार के द्वारा जो शिकार है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन वर्तमान में हम बात करते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जहां पर आज भी जंगली क्षेत्रों के अंदर आदिवासी जनजातियां निवास करती हैं, उनके द्वारा शिकार का कार्य किया जाता है। तो ये मानव के द्वारा की जाने वाली प्रमुख प्राथमिक क्रिया थी आखेट। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे भोजन संग्रहण के बारे में। आखेट के बाद में हम जिस दूसरी क्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे वो है भोजन संग्रहण के बारे में। आज के समय में इतना अधिक विकास हो चुका है कि मानव के द्वारा कृषि कार्यों से विभिन्न प्रकार के जो उत्पाद हैं जब उनकी आवश्यकता होती है वो प्राप्त हो जाते हैं। भोजन संग्रहण का कार्य था वो प्राचीन काल से ही किया जा रहा है, प्राचीन काल में भी किया जाता था, वर्तमान समय के अंदर भी भोजन संग्रहण का कार्य प्रमुख रूप से किया जा रहा है। तो भोजन संग्रहण की अगर हम बात करते हैं, भोजन संग्रहण से तात्पर्य है भोजन को इकट्ठा करने से है, भोजन का संचय करने से। प्राचीन काल से जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके द्वारा भोजन संग्रहण का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता था, क्योंकि एक ऋतु के अलावा दूसरी ऋतु के अंदर प्रवास करना काफ़ी मुश्किल होता था। जैसे मान लीजिए कि आज भी जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ के निवासियों के द्वारा ऋतु प्रवास किया जाता है। गर्मियों के दिनों में वे जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं इनके ऊपरी भागों में चले जाते हैं, और इसके तहत जैसे ही मौसम परिवर्तित होता है, सर्दियाँ गिरना प्रारंभ होती हैं, तो वापस घाटी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में 6 माह के लिए उनको भोजन की आवश्यकता होती है। आज विश्व के विभिन्न देशों के द्वारा जो भंडार गृह हैं, शीत गृह हैं, उनके अंदर विभिन्न प्रकार के जो भोजन के उत्पाद हैं उनको एकत्रित करने का कार्य किया जाता है, वो भी भोजन संग्रह के अंतर्गत ही आता है। प्राचीन समय के अंदर लोग आगे के 6 या 12 माह के लिए जो भोजन इकट्ठा करके रखते थे उसे भोजन संग्रह कहा जाता था। आज भी ये कार्य किया जाता है, और आज ये शीत गृह हैं, विभिन्न प्रकार के भंडार हैं, उनके अंदर इनको सुरक्षित किया जाता है, जिनका उपयोग विभिन्न देशों की सरकारों के द्वारा अकाल के समय, अकाल राहत के समय या सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या कोरोना जैसी महामारी आती है, तो उस समय देश की जनता को अनाज उपलब्ध करवाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हम भोजन संग्रह के अंदर बात करते हैं तो भोजन संग्रह आदिवासियों के द्वारा प्राचीन समय से किया जा रहा है। और भोजन संग्रह की अगर हम बात करते हैं तो भोजन संग्रह के अंदर जो आदिवासी हैं वो विभिन्न प्रकार के जो कंदमूल हैं, जड़ी बूटियां हैं एवं विभिन्न प्रकार के पेड़ों से प्राप्त जो उत्पाद हैं इनको प्रमुख रूप से काम में लेते हैं एवं इनका ये क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। तो यानी कि भोजन संग्रह का कार्य आदिवासियों के द्वारा क्यों किया जाता था, क्योंकि जो लोग जंगली क्षेत्रों के निकट निवास करते हैं, यानी कि जो गांव हैं वो जंगली क्षेत्रों के नज़दीक स्थापित हैं, उन गांव के अधिकांश जो लोग हैं उनकी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, उनका जो जीवन है वो जंगली क्षेत्रों के ऊपर ही निर्भर है। उन लोगों का जीवन किस पर निर्भर है, जंगली क्षेत्रों पर निर्भर है उनका जीवन, और वो जंगली क्षेत्रों से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनको एकत्रित करते हैं, उनको निकटवर्ती बाज़ारों में बेचते हैं, और निकटवर्ती बाज़ारों में बेचने से उनको जो आय प्राप्त होती है उसी आय की सहायता से वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम बात करते हैं कि भोजन संग्रह है ये आदिमानव के द्वारा की जाने वाली एक ऐसी क्रिया है जिसमें भोजन संग्रह से प्राप्त जो उत्पाद हैं उनकी सहायता से मानव के द्वारा अपनी मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, इन मूलभूत आवश्यकताओं को प्रमुख रूप से पूर्ण किया जाता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि भोजन संग्रह के विश्व के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। भोजन संग्रह के 2 प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो भोजन संग्रह के 2 प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। भोजन संग्रह के 2 प्रमुख क्षेत्र आपके मानचित्र में भी ये दर्शाया जा सकता है। भोजन संग्रह के प्रमुख क्षेत्र, भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो भोजन संग्रहण के प्रमुख क्षेत्रों की अगर बात करते हैं तो इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। भोजन संग्रहण के 2 क्षेत्रों कितने भागों में बांटा गया है, 2 क्षेत्रों में बांटा गया है। एक है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, एक उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र, और दूसरा है मध्यम
निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। एक है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र और दूसरे है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र। भोजन संग्रह के क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के अंदर हम देखते हैं कि जो ये अक्षांश वाले क्षेत्र हैं इनको विश्व के मानचित्र में अगर हम दर्शाएंगे तो निम्न अक्षांश कौन से होते हैं और उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र कौन से हैं, अगर हम इनकी बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के जितने नज़दीक होंगे उनको उतना ही उच्च अक्षांश वाला, निम्न अक्षांश वाला क्षेत्र कहा जाएगा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से दूर की तरफ जाते जाएंगे वैसे वैसे जो ये अक्षांश वाले क्षेत्र हैं ये उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों के अंदर पारंगत हो जाएंगे। तो विश्व में भोजन संग्रह जो क्षेत्र हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो भोजन संग्रहण के जो क्षेत्र हैं विश्व में इनको दो भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा के निकट जो क्षेत्र हैं, भूमध्य रेखा के निकट वाला जो क्षेत्र है, भूमध्य रेखा के निकट वाले क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो ये निम्न अक्षांश वाले होते हैं। और जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के दूर स्थित होते हैं, जो क्षेत्र भूमध्य रेखा के दूर स्थित होते हैं उनको उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि हमने अक्षांश और देशांतर में पढ़ा था कि जो संपूर्ण पृथ्वी है इसके बिल्कुल मध्य में जो अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, यानी कि इसका मान सबसे कम है। इसलिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समीप जो भी क्षेत्र है इन क्षेत्रों को निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में शामिल किया गया है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के समीप जो भी क्षेत्र है इनको निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में शामिल किया जाता है। जैसे जैसे हम उत्तरी एवं दक्षिण ध्रुव की तरफ जाएंगे तो अक्षांशों की संख्या है वो अधिकतम 90 डिग्री ध्रुव तक होती है। ऐसी स्थिति में जो क्षेत्र ध्रुवों की जितने नज़दीक होंगे या 90 डिग्री की तरफ होंगे या 0 डिग्री देशांतर रेखा से दूरी पर जाते जाएंगे तो अक्षांशों का मान क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, यानी कि ऊंचा होता जाएगा, उच्च होता जाएगा। तो उन अक्षांशों को उच्च अक्षांश कहा जाता है। और जो क्षेत्र 0 डिग्री अक्षांश के नज़दीक होंगे उनको क्या कहा जाता है, निम्न अक्षांश वाले क्षेत्र कहा जाता है। इससे हम बात करते हैं, पहले है उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, यूरेशिया एवं दक्षिण चिली को शामिल किया गया है। यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली को शामिल किया गया है। उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है? उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में उत्तरी कनाडा, यूरेशिया, दक्षिणी चिली को शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में जिनको शामिल किया गया है इन क्षेत्रों के अंदर अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों को शामिल किया गया है। तो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में अमेजन बेसिन है, अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एवं दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों को शामिल किया गया, एशिया के आंतरिक भागों को शामिल किया गया। तो डायरेक्टली आपको दो अंक का ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रमुख भोजन संग्रह क्षेत्र कौन से हैं, इनको समझाइए या उनका उल्लेख कीजिए। या आपके मानचित्र में भी दो अंक का क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व के प्रमुख भोजन संग्रहण के जो क्षेत्र हैं इनको चित्रित कीजिए। तो मैंने आपको बताया था कि भूमध्य रेखा के समीप जितने नज़दीक जो क्षेत्र होंगे उनको शामिल किया जाता है निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में, और जिन क्षेत्रों को जो क्षेत्र भूमध्य रेखा से जितने अधिक दूरी पर होंगे। अब जैसे यहाँ पर आपको उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र लिखे हैं उत्तरी कनाडा, यूरेशिया और दक्षिण चिली, नीचे की तरफ है अमेजन बेसिन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग। तो यहाँ पर हम उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र हैं इनको इस इंडेक्स की सहायता से, यानी कि प्लस की सहायता से दर्शाएंगे। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये प्रदेश विश्व मानचित्र में कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर एक बार आप नॉर्मल तरीके से देख लें कि ये जो महाद्वीप है ये है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। इसके नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे तो यह है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। इसके यहाँ पर जो महाद्वीप है वो यूरोप है, इस साइड में जो महाद्वीप है वो एशिया है,
इस भूखंड में नीचे की तरफ जो महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप है, साइड में जो महाद्वीप है वो है ऑस्ट्रेलिया। इस प्रकार ये 6 महाद्वीप हैं। नीचे की तरफ जो महाद्वीप है 7वां वो है अंटार्कटिका। नीचे की तरफ जो महाद्वीप है वो कौन सा है? अंटार्कटिका है। ऊपर की तरफ ग्रीनलैंड है। इधर जो महासागर है वो प्रशांत महासागर है। यहाँ पर जो महासागर है वो अटलांटिक महासागर है। ऊपर की तरफ महासागर है वो उत्तरी ध्रुव है, जिसे हम आर्कटिक महासागर भी बोलते हैं, नीचे वाला जो महासागर है जिसे महाद्वीप है अंटार्कटिका, उसको अंटार्कटिक के महासागर के नाम से जानते हैं, हवाले को या दक्षिण ध्रुव महासागर। और इधर है प्रशांत महासागर। और भारत के नीचे जो महासागर है वो कौन सा है? हिंद महासागर। तो अगर हमें विश्व के मानचित्र की स्थितियों को समझना है तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा महाद्वीप कहाँ पर स्थित है और कौन सा महासागर कहाँ पर स्थित है। तो ये है उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, ये यूरोप, ये एशिया, ये अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये 7 महाद्वीप हैं जिनका अंकन यहाँ पे आपके सामने किया जा चुका है। प्रमुख महासागरों की बात करते हैं तो ये प्रशांत महासागर है। इसको हमें मानचित्र पे दोनों साइडों में दर्शाना होता है, क्योंकि हम यहाँ पर मानचित्र के गोलाई वाले भाग को नहीं देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर केवल वक्र पृष्ठ को देख पा रहे हैं, केवल तिर्यक पृष्ठ को देख पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में प्रशांत महासागर एक है, लेकिन फिर भी हमें उत्तरी एवं पश्चिम दोनों दिशाएं उसमें दर्शाना होता है, क्योंकि पृथ्वी जियोडाकार है, उसका आकार ग्लोब के ऊपर आपने देखा उनका गोल होता है और प्रशांत महासागर एक ही होता है। उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य वाला जो महाद्वीप है वो अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इसके नीचे वाला जो महासागर यहाँ पे जिसका विस्तार है उसे अंटार्कटिक महासागर या दक्षिण ध्रुवीय महासागर कहा जाता है। अपने देश भारत के बिल्कुल नीचे जो महासागर है उसे हिंदुस्तान के नाम पर उसका नाम हिंद महासागर पड़ा। इसके अलावा ऊपर की तरफ जो महासागर है वो उत्तरी ध्रुवीय या आर्कटिक महासागर है। अब हम यहाँ पर भोजन संग्रहण के क्षेत्रों को दर्शाएंगे। देखो, उच्च अक्षांश वाले क्षेत्रों में 3 क्षेत्रों को शामिल किया गया है, जिसमें उत्तरी कनाडा, यूरेशिया के उत्तरी भाग तथा दक्षिणी चिली को शामिल किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि ये उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र हैं, ये भूमध्य रेखा से काफ़ी अधिक दूरी पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम उत्तरी कनाडा की बात करते हैं। तो अमेरिका महाद्वीप का जो उत्तरी भाग है ये कनाडा वाला भाग है, यानी कि यहाँ पर हमने उत्तरी कनाडा को दर्शा दिया। दूसरा जो भाग है वो यूरेशिया, यूरोप और एशिया महाद्वीप के जो उत्तरी भाग है इन्हें यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। यूरोप एवं एशिया महाद्वीप के उत्तरी भाग इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो यूरेशिया को आपको मानचित्र में ऊपर की तरफ दर्शाना होगा। ये कौन से भाग है? यूरेशिया। यहाँ पर कौन सा स्थान स्थित है? उत्तरी कनाडा। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे तो दक्षिण जो चिली है वो आपको यहाँ पे दर्शाना है, जो कौन से महाद्वीप में है? दक्षिण अमेरिका में। तो ऐसी स्थिति के अंदर हमने विश्व में उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र जहां पर भोजन संग्रह का कार्य किया जाता है उसके बारे में अध्ययन किया। दूसरे जो पार्ट है उसकी अगर हम बात करते हैं तो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों की बात करते हैं। तो निम्न अक्षांश वाले क्षेत्रों में अमेजन बेसिन जिसका विस्तार अमेरिका महाद्वीप में है और सर्वाधिक विस्तार अर्जेंटीना और जो ब्राज़ील देश है इनके अंदर है। इनको हम जो इंडेक्स होगा अपना वो दूसरा होगा, जिसकी सहायता से हम मानचित्र के अंदर दर्शाएंगे। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दक्षिण अमेरिका के अंदर जो ये भाग शामिल है निम्न अक्षांश वाला, वो है अमेजन बेसिन। कौन सा भाग है? अमेजन बेसिन है। इसके बाद में हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय अफ्रीका के अंदर अगर शामिल करते हैं तो ये जो क्षेत्र है ये पूरा का पूरा क्षेत्र है वो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में शामिल है। किसमें शामिल है? उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में शामिल है। इसके बाद में हम इसको 1 नंबर दे देते हैं, ये 2 नंबर हो गया। 3 नंबर पे ऑस्ट्रेलिया और 4 नंबर पे एशिया के आंतरिक भाग। तो 1 नंबर पे अमेजन बेसिन आ चुकी है। 2 नंबर पे उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका के वे भाग जो उष्णकटिबंधीय जलवायु में स्थित है, यानी कि कर्क और मकर रेखाओं के बीच में स्थित है। आपको पता होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो विश्व का एकमात्र ऐसा महाद्वीप जहाँ से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा भी गुजरती है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा जिसे मकर रेखा कहते हैं वो भी गुजरती है और भूमध्य रेखा भी गुजरती है। तो वो महाद्वीप कौन सा है?
अफ्रीका महाद्वीप है। इसके बाद में तीसरा इसका जो स्थान है वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया को जैसा हमने देखा कि जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है इसके बिल्कुल मध्य से जो कर्क रेखा है वो गुजरती है, तो इसका जो मध्य वाला जो भाग है, इस मध्य वाले भाग है यहाँ पर कौन से पशुचारण, ये पशुचारण का प्रमुख क्षेत्र है। इसके बाद में दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, ये जो दक्षिण पूर्वी एशिया है, इस दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भागों की अगर हम बात करते हैं तो इन आंतरिक भागों के अंदर भी किसका कार्य किया जाता है, भोजन संग्रहण का कार्य है वो प्रमुख रूप से किया जाता है। इस स्थिति में अगर आपको एग्जाम में भी पूछा जाता है कि भोजन संग्रह की प्रमुख वस्तुओं को, भोजन संग्रह के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनको विश्व मानचित्र में दर्शाइए। इसके बाद में अगले अपनी हेडिंग होगी वो होगी भोजन संग्रहण की वस्तुओं का व्यापारीकरण। पहले मानव के द्वारा जो भोजन संग्रहण का कार्य किया जाता था वो केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए किया जाता था, क्योंकि जो बाजार वाले क्षेत्र हैं उनसे इन आदिवासी लोगों का किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं होता था। ऐसी स्थिति में वो केवल अपने जीविकोपार्जन के लिए ही क्या करते थे, भोजन संग्रहण का कार्य करते थे। लेकिन वर्तमान में जैसे जैसे जो ये जंगली संस्कृति है, आदिवासी लोग हैं, जो जनजाति लोग हैं, इन जनजाति वाले लोगों का जैसे जैसे दूसरे क्षेत्रों की ओर प्रसार हुआ है, यानी कि नगरीय क्षेत्रों की ओर इनकी जानकारी बढ़ी है, वैसे वैसे इन लोगों ने क्या किया कि अपने जो भोजन संग्रहण के जो भी साधन थे, भोजन संग्रहण की जो भी वस्तुएं थी, भोजन संग्रहण की इन वस्तुओं का इन्होंने व्यापारीकरण प्रारंभ कर दिया। भोजन संग्रहण की जो भी वस्तुएं थी, इन भोजन संग्रहण की प्रमुख वस्तुओं का क्या प्रारंभ कर दिया, इन भोजन संग्रहण की प्रमुख वस्तुओं का इन्होंने व्यापारीकरण प्राप्त कर दिया। यानी कि वर्तमान में भोजन संग्रहण से जो प्राप्त उत्पाद हैं इनका व्यापारीकरण हो चुका है, इनको बाजारों में बेचा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो पेड़ पौधे हैं इनसे प्राप्त जो फल हैं, छाल है, इनके द्वारा जो इनकी जो पत्तियां हैं इनकी विभिन्न प्रकार के उपयोग किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जंगली क्षेत्रों में प्राप्त जो पेड़ हैं, पेड़ों की छाल का उपयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता है। पेड़ों की छाल का उपयोग किसमें किया जाता है, औषधियों के निर्माण में किया जाता है। विभिन्न प्रकार की जो बीमारियां हैं उन बीमारियों की जो इलाज के लिए जो दवाइयां हैं उनके निर्माण के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पेड़ों की छाल का उपयोग किया जाता है। जैसा कि हमने देखा है कि जो कुनेन नामक जो औषधि है, कुनेन जो औषधि है उसका निर्माण किससे किया जाता है, सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। कुनेन नामक औषधि है, इसका जो निर्माण किया जाता है वो कौन से वृक्ष की छाल से किया जाता है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के पौधों से पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जो पत्तियां हैं, पौधों की पत्तियां, इनसे किसका निर्माण किया जाता है, पेय पदार्थों का निर्माण किया जाता है। जैसे रोपण कृषि के तहत चाय की कृषि की जाती है। चाय है, इसका उत्पादन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में, जंगली क्षेत्रों में किया जाता है। और चाय की जो पत्तियां हैं उनमें कैफीन एवं टेनिन की मात्रा पाई जाती है। ऐसी स्थिति में इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है, चाय की पत्ती का उपयोग पेय पदार्थों के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो पौधों से प्राप्त जो रेशे हैं उनका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि शहतूत है, शहतूत और अर्जुन का पेड़ है, शहतूत और अर्जुन का जो पेड़ है इनसे रेशम पालन किया जाता है। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों से प्राप्त तने हैं उनका उपयोग है वो कठोर जो फल हैं उनका उपयोग भोजन के लिए भी किया जाता है। इसके साथ में तेल के निर्माण के लिए भी किया जाता है। पेड़ों की जो तने हैं इनसे रबर है, गोंद है। इसके अलावा जो वनों वाले क्षेत्र हैं इनसे लाख है वो भी प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में लाख है वो भी प्राप्त किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वर्तमान में जो जंगली क्षेत्रों से जो विभिन्न प्रकार के उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं उन उत्पादों का क्या हो चुका है, बाजारीकरण हो चुका है। इससे पहले हम बात करते हैं कि च्युइंगम जो हम चबाते हैं, च्युइंगम की अगर हम बात करते हैं तो च्युइंगम है वो जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। च्युइंगम की अगर हम बात करते हैं, च्युइंगम जिसे हम स्थानीय भाषा में चिगम भी बोलते हैं, चिगम है ये कौन से वृक्ष के दूध से बनता है, ये जेपोटा वृक्ष के दूध से बनता है। और इसको जब हम चूस लेते हैं तो चूसने के बाद में जो शेष बचा हुआ भाग होता है उसको क्या कहा जाता है, चिक्कल कहा जाता है। शेष बचे हुए भाग को क्या कहा जाता है, चिक्कल कहा जाता है। इस प्रकार से हम कह सकते
कह सकते हैं जैसे जैसे जंगली क्षेत्रों में निवास करने वाले जो लोग हैं, आदिवासी लोग हैं, इनका आधुनिक संस्कृति के लोगों से संपर्क हुआ है, इस बाजारीकरण की संस्कृति से संपर्क हुआ है, तो ये भी इस संस्कृति से छुए बिना नहीं रहे, इनका प्रभाव भी इन पर रहा है। जैसा कि हमने पढ़ा कि विभिन्न प्रकार के उत्पादों को ये बाजारों में बेचते हैं और उनसे आय प्राप्त करते हैं, जिसकी सहायता से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। इसके बाद में हम मानव के द्वारा की जाने वाली दूसरी जो प्रमुख क्रिया है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मानव के द्वारा दूसरी की जाने वाली जो प्रमुख क्रिया है वो है पशुचारण। मानव के द्वारा की जाने वाली दूसरी जो प्रमुख क्रिया है वो कौन सी क्रिया है? वो क्रिया है पशुचारण। पशुचारण की अगर हम बात करते हैं तो पशुचारण में पशुओं को चराने का कार्य किया जाता है। पशुचारण जो क्रिया है, इस पशुचारण क्रिया की अगर हम बात करते हैं तो पशुचारण क्रिया में किसका कार्य किया जाता है? पशुचारण क्रिया के अंदर पशुओं को चराने का कार्य किया जाता है। पशुचारण क्रिया कौन सी है? पशुचारण। पशुचारण की अगर हम बात करते हैं तो यह मानव के द्वारा की जाने वाली द्वितीय क्रिया है, यानी कि प्राथमिक क्रियाकलापों में शामिल दूसरी क्रिया है। यानी कि जब मानव के द्वारा, वो कौन सी है? पशुचारण है। पहली क्रिया कौन सी थी जिनके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं? भोजन संग्रहण एवं आखेट। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पशुचारण के बारे में। जब मानव को ये एहसास हुआ, क्योंकि इससे पहले सबसे पहले मानव के द्वारा आखेट का कार्य किया जाता था, वो पशुओं को मारकर उनके मांस से अपना जीवन यापन करता था। जैसे जैसे मानव की प्रौद्योगिकी का, मानव की बुद्धि का विकास हुआ, तो मानव को ये एहसास हुआ कि मैं जिन पशुओं को काट कर मारकर उनके मांस से अपने जीवन यापन करता हूँ, हो सकता है उनसे प्राप्त जो अन्य उत्पाद हैं उनसे भी अपना जीवन यापन हो सकता है। ऐसी स्थिति के अंदर मानव के द्वारा कुछ ऐसे पशुओं की पहचान की गई कि जिनको वो पालतू पशुओं के रूप में अपना सके और उसका जीवन यापन भी हो सके। तो ऐसी स्थिति में मानव के द्वारा पाली गई जो सबसे पहला जो जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता था। यानी कि आदि मानव के द्वारा जब मानव ने पशुचारण जो क्रिया है, इस पशुचारण क्रिया को अपनाया, पशुपालन क्रिया को अपनाया, तो इसमें सबसे पहले अपनाई गई जो क्रिया थी, इसमें सबसे पहला जो जानवर था जिसको मानव के द्वारा काम में लिया गया वो पालतू जानवर के रूप में, वो कौन सा था? कुत्ता था। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पशुचारण। मानव को पशुचारण की आवश्यकताएं क्यों पड़ी? जैसे जैसे मानव को ये पता चला कि अब वो पशुचारण का कार्य भी कर सकता है, तो मानव ने क्या किया? पशुओं को पालना प्रारंभ किया गया। अब मानव ने पशुओं को पालना प्रारंभ किया गया तो मानव के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मानव अगर पशुओं को पालेगा तो पशुओं को रखने के लिए पशुओं को चारे की आवश्यकता होगी, और पशुओं को चारे की आवश्यकता होगी तो मानव के द्वारा कुछ ऐसी जो वनस्पतियां हैं उनका निर्माण किया जाएगा। ऐसी फसलों का निर्माण किया गया मानव के द्वारा जिन्हें आप चारा फसलें भी बोल सकते हैं। तो यानी कि पशुचारण क्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें मानव अपनी सभी प्रकार की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, जीविकोपार्जन की अन्य जो सुविधाएं हैं, जीविकोपार्जन की अन्य जो सभी सुविधाएं हैं, इन सभी सुविधाओं के लिए मानव किसके ऊपर निर्भर करता है? पशुपालन के ऊपर ही निर्भर करता है। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो पशुओं की उदर पूर्ति के लिए मानव ने किसको करना प्रारंभ किया? पशुओं की उदर पूर्ति के लिए मानव ने कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। यहाँ पर हम पशुचारण के बारे में अध्ययन करेंगे। पशुचारण है ये दो प्रकार का होता है। पशुचारण की अगर हम बात करते हैं तो पशुचारण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है चलवासी पशुचारण, एक होता है चलवासी पशुचारण, और दूसरा होता है चलवासी पशुचारण, और दूसरा होता है वाणिज्य पशुधन पालन। एक होता है चलवासी पशुचारण और दूसरा होता है वाणिज्य पशुधन पालन। सबसे पहले हम जिस पशुचारण के बारे में अध्ययन करेंगे वो कौन सा है? चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण की अगर हम बात करते हैं तो चलवासी पशुचारण है ये पशुचारण की प्राचीन विधि है, यानी कि प्राचीन काल से ही मानव के द्वारा जो पशुचारण की क्रिया है वो प्रमुख रूप से अपनाई जा रही है। वो क्रिया कौन सी है? वो क्रिया है चलवासी पशुचारण। चलवासी पशुचारण के अंदर मानव के द्वारा जो पशुचारण का जो कार्य किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है? चलवासी पशुचारण से तात्पर्य है कि इसमें मानव के द्वारा पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ ले जाया जाता है। चलवासी पशुचारण के अंदर जो पशुचारक होते हैं उनके द्वारा पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसमें जो चरवाहे होते हैं, जो पशुओं को चरवाने वाले जो चरवाहे होते हैं, उनके द्वारा
चरागाह के एक क्षेत्र से दूसरे चरागाह की पहचान की जाती है। जैसे ही एक क्षेत्र पर पशुओं के द्वारा चरने का कार्य कर लिया जाता है, वहाँ की जो वनस्पति है वो समाप्त हो जाती है, तो चरवाहे अगले चरागाह क्षेत्र के अंदर पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। ऐसी स्थिति में चरवाहों के द्वारा पशुओं को चराने का जो स्थान है वो क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो पशुओं को चराने के लिए ले जाते हैं। इससे कौन सी क्रिया कहा जाता है, इसे ही चलवासी पशुचारण कहा जाता है। विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण के अंतर्गत अलग अलग जो क्षेत्र हैं इनका पशुचारण किया जाता है। तो चलवासी पशुचारण में यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पशुओं को चराने के लिए ले जाना, पशुओं को चराने के लिए ले जाना, चराने के लिए ले जाना क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण कहलाता है। चराने के लिए ले जाना क्या कहलाता है, चलवासी पशुचारण कहलाता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चलवासी पशुचारण के अंदर जो चरवाहे होते हैं, जिनको आप पशुपालक भी या पशुचारक भी बोल सकते हैं, चरवाहों के द्वारा चरागाहों की खोज की जाती है, चरागाहों की खोज की जाती है। यानी कि एक चरागाह क्षेत्र है तो वहाँ पर जब पशुओं के द्वारा संपूर्ण फसल को चर लिया जाएगा, जो भी वहाँ पर घास वगैरह पाई जाती है उनको वो चरने के लिए काम में ले लेंगे। तो जैसे ही वहाँ से समाप्त होगी तो एक जो चरवाहा होता है, एक पशुचारक का ऐसा कार्य होता है कि वो आगे के क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ पर जो चरागाह क्षेत्र होते हैं उनकी खोज कर लेते हैं और अगले वाले क्षेत्र में चले जाते हैं। तो वो चरागाह क्षेत्रों की खोज कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में चरागाह का स्थान है वो परिवर्तित होता रहता है, जिसको हम चलवासी पशुचारण कहते हैं। इसके अलावा हमने ये बताया था कि अपने सभी प्रकार की आजीविकाओं के लिए ये किसके ऊपर निर्भर करते हैं, पशुओं के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इनकी आजीविका जो भी चलती है वो पशुओं के ऊपर निर्भर करती है और ये जिस स्थान पर पशुओं को रोकते हैं उसी स्थान पर ये अपना आवास, अस्थायी आवास बना लेते हैं। अब देखो, विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण के अलग अलग जो पशु होते हैं। पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की। पहले हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका वाला जो क्षेत्र है, इस उष्णकटिबंधीय अफ्रीका वाले क्षेत्र के अंदर प्रमुख रूप से जिन पशुओं को पशुचारण में काम में लिया जाता है वो कौन से हैं, गाय व बैल। वो कौन से पशु हैं, गाय व बैल। दूसरे अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो दूसरे क्षेत्र की बात करें तो सहारा एवं एशिया के मरुस्थल, सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों की अगर हम बात करते हैं तो सहारा एवं एशिया के मरुस्थलों की बात करते हैं तो सहारा एवं एशिया के जो मरुस्थल हैं इनके अंदर प्रमुख रूप से जिन पशुओं को पशुचारण के लिए काम में लिया जाता है उनमें प्रमुख जो पशु हैं वो हैं भेड़, बकरी व ऊंट। सहारा एवं एशिया के मरुस्थलीय जो प्रदेश हैं, इन मरुस्थलीय प्रदेशों में प्रमुख रूप से चलवासी पशुचारण में जिन पशुओं को काम में लिया जाता है वो कौन से पशु होते हैं, भेड़, बकरी व ऊंट होते हैं। इसके अलावा तिब्बत व एंडीज पर्वतमाला वाले क्षेत्रों की बात करते हैं तो इनमें याक व लामा है, उनका पशुचारण के रूप में प्रमुख रूप से काम में लिया जाता है। तिब्बत व एंडीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला की अगर हम बात करते हैं तो एंडीज पर्वतमाला है यह विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है जो दक्षिण अमेरिका के अंदर स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है वो कहाँ पे स्थित है, दक्षिण अमेरिका में स्थित है। तो इस एंडीज पर्वतमाला एवं तिब्बत का जो पर्वतीय क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण में जिन पशुओं को पाला जाता है वो है याक व लामा। इसके बाद में हम बात करते हैं ध्रुवीय क्षेत्रों की। अगर हम बात करते हैं ध्रुवीय प्रदेश से या हिमाच्छादित प्रदेश हैं, ध्रुवीय प्रदेश या हिमाच्छादित प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश या हिमाच्छादित प्रदेशों की बात करते हैं तो इनमें प्रमुख रूप से चलवासी पशुचारण में जिनको काम में लिया जाता है वो कौन से पशु हैं, वो हैं रेंडियर। तो यहाँ पर एक बार आप देख लो कि उष्णकटिबंधीय जो अफ्रीका है, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो उष्णकटिबंधीय अफ्रीका में जिन पशुओं को चराने का कार्य किया जाता है चलवासी पशुचारण में वो कौन से हैं, गाय व बैल हैं। सहारा
एवं एशिया के जो मुख्तलिफ प्रदेश है इनमें भेड़, बकरी व ऊँट है, इनका चलवासी पशुचारण में प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता है। तिब्बत व एंडीज पर्वतमाला की बात करते हैं तो यहाँ पर याक व लामा है, इनको प्रमुख रूप से चलवासी पशुचारण में काम में लिया जाता है। इसके अलावा ध्रुवीय प्रदेश या हिमाच्छादित क्षेत्रों की बात करते हैं तो इनमें जो रेंडियर होते हैं इनको काम में लिया जाता है। रेंडियर है, इनका उपयोग बर्फीले क्षेत्रों के अंदर स्लेज गाड़ी चलाने में किया जाता है। कौन सी गाड़ी को चलाने में किया जाता है? स्लेज गाड़ी को चलाने में किया जाता है। ये बिना पहियों की गाड़ी होती है। ये बिना पहियों की गाड़ी होती है। एग्जाम में सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। एक तरफ इन क्षेत्रों के नाम दिए जा सकते हैं तो दूसरी तरफ यहाँ पर पशुचारण, कौन से पशुओं को पशु चराने का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है, इसके बारे में किया जाता है। अब हम चलवासी पशुचारण है, इसके अंतर्गत है वो प्रमुख रूप से जिस तथ्य के बारे में अध्ययन करेंगे वो है ऋतु प्रवास। इसके बारे में अध्ययन करेंगे, ऋतु प्रवास के बारे में अध्ययन करेंगे। ऋतु प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो ऋतु प्रवास से तात्पर्य है ऋतु के अनुसार किया जाने वाला प्रवास। चलवासी पशुचारण में लोगों के द्वारा कौन सा कार्य भी किया जाता है? ऋतु प्रवास का कार्य भी किया जाता है। ऋतु प्रवास की अगर हम बात करते हैं तो ऋतु प्रवास के अंदर यानी कि जो चरवाहे होते हैं, पशुचारक होते हैं, वो पशुओं को चराने के लिए मौसम के अनुसार अपने स्थान है इनको परिवर्तित करते हैं। जैसे मान लीजिए कि भारत का जो हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, भारत का हिमालय पर्वतीय प्रदेश है, इस हिमालय पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाली जो जनजातियाँ हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं जिनमें जैसे गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है व भोटिया जनजाति है। इन जनजातियों के द्वारा ऋतु प्रवास का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि हिमालय पर्वतीय प्रदेश की वे कौन सी जनजातियां हैं जिनके द्वारा ऋतु प्रवास का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। तो इन जनजातियों में कौन कौन सी जनजातियों को शामिल किया जाता है? इन जनजातियों में गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी व भोटिया जनजातियां हैं, इनके द्वारा ऋतु प्रवास का कार्य किया जाता है। ये लोग ऋतु प्रवास कब करते हैं? ये ऋतु प्रवास कब किया जाता है? ये इन लोगों के द्वारा गर्मी के जो मौसम होता है, गर्मी के दिन होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि मौसम खुला हो जाता है। ऐसी स्थिति में ये लोग हैं वो घाटी वाले क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों की ओर प्रवास करते हैं। घाटी वाले क्षेत्रों की से कहाँ की ओर प्रवास करते हैं? पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवास करते हैं, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की ओर धूप खिल जाती है, बर्फ़ है वो हट जाती है, जिस कारण यहाँ पर जो घास के मैदान हैं वो विकसित हो जाते हैं। किसके मैदान विकसित हो जाते हैं? घास के मैदान विकसित हो जाते हैं। ऐसे घास के मैदानों को हिमाचल प्रदेश में बुग्याल के नाम से जाना जाता है। यानी हिमाचल प्रदेश में किसके नाम से जाना जाता है? बुग्याल के नाम से जाना जाता है। यानी कि इन जनजातियों के द्वारा गर्मियों के दिनों के अंदर घाटी वाले क्षेत्रों से पर्वतीय क्षेत्रों के प्रवास किया जाता है, क्योंकि धूप खिलने के कारण और बर्फ़ के हटने के कारण उन पहाड़ी क्षेत्रों में छोटी छोटी घास उग जाती है जो पशुओं को चराने में महत्वपूर्ण होती है। और हिमाचल प्रदेश में पाए जाने वाले ऐसे घास के जो मैदान होते हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बुग्याल कहा जाता है। इसके विपरीत जैसे ही सर्दी की ऋतु प्रारंभ होती है, जैसे ही सर्दी की ऋतु प्रारंभ होगी तो पर्वतीय क्षेत्र है यहाँ पर बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो जाती है। पर्वतीय क्षेत्रों में क्या गिरना प्रारंभ हो जाती है? बर्फ़ गिरना प्रारंभ हो जाती है। तो इन लोगों के द्वारा फिर से घाटी क्षेत्रों की ओर क्या किया जाता है? प्रवास किया जाता है। ऐसी स्थिति में इन लोगों के यानी कि ये जो आदिवासी जनजातियां हैं, गुज्जर है, बकरवाल है, गद्दी है, भोटिया जनजातियां हैं, इन जनजातियों की जो पशु चराने का जो क्षेत्र है वो मौसम के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। मौसम के अनुसार ये पशु चराने के लिए प्रवास करते हैं। ऐसी स्थिति में इसको कौन सा प्रवास कहा जाता है? ऐसी स्थिति में इनको कौन सा प्रवास कहा जाता है? ऋतु प्रवास कहा जाता है। कौन सी जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है? गुज्जर, बकरवाल व गद्दी जनजातियों के द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। इसके बाद में हम देखेंगे चलवासी पशुचारण में कमी के 2 प्रमुख कारण लिखिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है एक दफ़ा कि चलवासी पशुचारण में कमी के कोई 2 कारण लिखिए। 2 ही कारण आपके एग्जाम में दिए गए हैं। पहला कारण है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। चलवासी पशुचारण के प्रमुख कारणों को समझाइए। तो 2 कारण हैं कमी के। एक है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। चलवासी पशुचारण में कमी के कारण
कमी के कारणों की अगर हम बात करते हैं तो दो कारण हैं, जिनमें पहला है राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण। राजनीतिक सीमाओं के अधिरोपण से तात्पर्य, जैसे मान लीजिए कि वर्तमान समय के अंदर जो विश्व के विभिन्न देश हैं, इन विभिन्न देशों के मध्य है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो निर्धारित कर दी जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो निर्धारित की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता से पहले भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे, भारत और पाकिस्तान की सीमा के सहारे जो पशुचारक थे वो भारत और पाकिस्तान दोनों के जो चरागाह वाले क्षेत्र थे उनमें पशुओं को चराने का कार्य प्रमुख रूप से करते थे। लेकिन जैसे ही 15 अगस्त 1947 के बाद में जो भारत पाक विभाजन हुआ, तो भारत पाक विभाजन के बाद में जो भाग पाकिस्तान में चला गया, जो भारत में आ गया, तो अब भारत के जो चरागाह हैं, चरवाहे हैं, वो पशुओं चराने के लिए कहाँ पे नहीं जा सकते, पाकिस्तान में नहीं जा सकते, और पाकिस्तान के चरवाहे पशु चराने के लिए कहाँ पे नहीं आ सकते, भारत में नहीं आ सकते। तो ऐसी स्थिति में इन चरागाहों के जो कुछ क्षेत्र हैं उनमें सीमितता आई है। इसके अलावा लगातार हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण दूसरा जो चलवासी पशुचारण है इसमें कमी का दूसरा प्रमुख कारण है वो क्या है, दूसरा प्रमुख कारण है वो है कि लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बस्तियों के निर्माण से भी जो चरागाह क्षेत्र हैं उनमें लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है, जिस कारण चलवासी पशुचारण है उसमें भी क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि चलवासी पशुचारण के किन्हीं दो कारणों को लिखिए। तो एक राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा है, एक राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण और दूसरा कौन सा है, लगातार बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण बस्तियों में निर्माण के कारण चरागाह क्षेत्रों में कमी होना। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो विश्व में चलवासी पशुचारण के जो क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों को प्रमुख रूप से 3 भागों में बांटा गया है। विश्व में चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहला क्षेत्र है अफ्रीका के अटलांटिक तट से चलवासी पशुचारण के क्षेत्र। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्र, चलवासी पशुचारण के प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं तो इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अफ्रीका के अटलांटिक तट से, अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए, अरब प्रायद्वीप होते हुए चीन व मंगोलिया तक, यानी कि अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए चीन व मंगोलिया तक है पहला। दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, यूरोप एवं एशिया के, यूरोप एवं एशिया के टुंड्रा प्रदेश। तीसरा जो क्षेत्र है वो है दक्षिण गोलार्ध में मेडागास्कर द्वीप, दक्षिण गोलार्ध में मेडागास्कर द्वीप, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप। यानी कि विश्व मानचित्र में भी इनको पूछा जा सकता है। तो विश्व मानचित्र में हम इनका अंकन करेंगे। पहला है अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए दक्षिण मंगोलिया तक, दूसरा है यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश और तीसरा है दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप। तो दक्षिण गोलार्ध के अंदर जो अपना उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिण अमेरिका महाद्वीपों की अगर बात करते हैं तो इन महाद्वीपों के अंदर जो चलवासी पशुचारण का जो प्रमुख रूप से कार्य किया जाता है वो इस पर्वतमाला वाले क्षेत्रों में किया जाता है। एंडीज पर्वतमाला, यहाँ पे कौन सी पर्वतमाला स्थित है, यहाँ पर एंडीज पर्वतमाला स्थित है। यानी कि दक्षिण अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका में चलवासी पशुचारण का जो कार्य है वो कहाँ पे किया जाता है, एंडीज पर्वतमाला वाले क्षेत्रों में किया जाता है। तो एंडीज पर्वतमाला वाले क्षेत्रों में जिन पशुओं के पशुचारण का कार्य किया जाता है उसमें याक व लामा शामिल है। तो विश्व के मानचित्र की अगर हम बात करते हैं तो विश्व के मानचित्र में ये एंडीज पर्वतमाला है,
जो दक्षिण अमेरिका में स्थित है, एंडीज पर्वतमाला। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका के अटलांटिक तट से, अफ्रीका जो महाद्वीप है, इस अफ्रीका महाद्वीप के अटलांटिक तट से होते हुए अरब प्रायद्वीप होते हुए, अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए तो मध्य एशिया है, इस मध्य एशिया के मध्य जो चीन है, यहाँ तक इनका क्या किया जाता है, पशुचारण का कार्य किया जाता है। तो पहला है अफ्रीका के अटलांटिक तट, यानी कि जो अटलांटिक महासागर है इसका जो ये अफ्रीका है। इसके बाद में ये जो अरब प्रायद्वीप वाला भाग है, इससे होते हुए मध्य चीन और यहाँ पर मंगोलिया है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध या भूआबद्ध देश कौन सा है, मंगोलिया है। इस क्षेत्र के अंदर किसका विस्तार है, चलवासी पशुचारण का विस्तार है। ये पहला क्षेत्र है अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए मध्य चीन और मंगोलिया तक। इसके बाद में हम बात करते हैं यूरोप और एशिया के टुंड्रा प्रदेश, जिसमें उन्हीं क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, यूरेशिया वाले क्षेत्रों को, यानी कि यूरोप और एशिया के जो उत्तरी भाग है उनको यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इसके जो टुंड्रा प्रदेश हैं, उनके ध्रुव के निकटता वाले प्रदेश हैं, उनको इनमें शामिल किया जाता है। दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका व मेडागास्कर द्वीप, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, तो ये अफ्रीका महाद्वीप है। इस अफ्रीका महाद्वीप के पास में यहाँ पर एक द्वीप है, इस द्वीप का नाम है वो मेडागास्कर द्वीप है। इस द्वीप का नाम क्या है, मेडागास्कर द्वीप है। इसके अलावा ये जो दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका की ये जो भाग है, इनके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, दक्षिण पश्चिम जो अफ्रीका है, यहाँ पर भी चलवासी पशुचारण का कार्य किया जाता है। तो इस प्रकार से ये विश्व के 3 प्रमुख चलवासी पशुचारण के क्षेत्र थे। पहले अफ्रीका के अटलांटिक तट से, अफ्रीका के अटलांटिक तट से अरब प्रायद्वीप होते हुए चीन व मंगोलिया तक। दूसरा यूरोप व एशिया के टुंड्रा प्रदेश, और तीसरा था दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका एवं मेडागास्कर द्वीप। इस प्रकार से हमने जो पशुचारण है, इस क्रिया का जो पहला पार्ट है उसके बारे में अध्ययन किया, चलवासी पशुचारण के बारे में अध्ययन किया। तो इस अध्याय में अब तक हमने जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इनमें प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत हमने जो भोजन संग्रहण है, आखेट है, पशुचारण है, इसके बारे में अध्ययन किया। हम पशुचारण में जो 2 भागों में बांटा गया है, एक चलवासी पशुचारण और दूसरा है वाणिज्य पशुधन पालन। तो चलवासी पशुचारण का हम अध्ययन कर चुके हैं, और दूसरा जो है पशुचारण का प्रकार वो कौन सा है, वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन। तो वाणिज्य जो पशुधन पालन है, इसका अध्ययन हम अगली क्लास के अंदर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।